हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो आपका पेपर 5 है, यानी सामाजिक अध्ययन। आज उसकी जो आपकी चैप्टर 3 की क्लास चल रही थी, आज उसकी ये दूसरी क्लास है। तो आज क्लास थोड़ी लेट से हो रहा है, तो क्योंकि ये नवरात्रि चल रहा है, आज से नवरात्रि स्टार्ट हुआ है, तो हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। और इस वजह से थोड़ा लेट हो गया, लेकिन कल जो है क्लास टाइमिंग से होगी। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको मैंने कल की क्लास में बताया था कि शाम क्लासेस की टाइमिंग दो है। एक सुबह में चलेगी 10 बजे और एक शाम में चलेगी 7 बजे। सुबह में आपका चलेगा फिजिक्स बोल रहे हैं, सॉरी। सुबह में आपका मैथ चलेगा, यानी जो 10 बजे सुबह आपका मैथ चलेगा, ठीक है, साइंस चलेगा और कंप्यूटर चलेगा। और जो शाम की क्लास है 7 PM की, उसमें आपका शैक्षिक मूल्यांकन चलेगा, समावेशी शिक्षा चलेगा और आपका सामाजिक अध्ययन चलेगा। तो आपके 6 सब्जेक्ट हो गए। बचते हैं आपके दो, एक तो हिंदी बचता है, दूसरा आपका संस्कृत बचता है। तो जैसे ही ये क्लासेस फिनिश होगी हम इसको कंटिन्यू कर देंगे। नहीं तो एक्स्ट्रा दोपहर में जो है, आप लोग अगर सूटेबल कोई टाइम होगा तो आप बताएंगे, तो हम उसमें उसको कैरी ऑन कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने शिवाजी के बारे में, यानी हम मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि शिवाजी का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, मराठा साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है हमने पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे कि शिवाजी का जो शासन प्रबंध था, यानी उनकी जो शासन व्यवस्था थी, वो कैसी थी। चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं, शिवाजी केवल एक निर्भीक सैनिक तथा सफल विजेता ही न थे, होगा यहाँ पे था नहीं होगा, बल्कि अपनी प्रजा अच्छा शासक भी थे, यानी अपनी प्रजा के लिए अच्छे शासक भी वो थे। ठीक, यहाँ थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, करेक्शन कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। शिवाजी जो थे वो एक निर्भीक सैनिक थे, यानी किसी से डरने वाले नहीं थे। ठीक है, और वो सफल विजेता भी थे, यानी वो जो भी उन्होंने आपकी युद्ध लड़ाया, जो भी चीजें उन्होंने की, उसमें उनको विजय मिला था। इसलिए आपको शिवाजी को क्या बोला जाता है? सफल विजेता बोला जाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये कि शिवाजी जो है वो निर्भीक सैनिक तो थे ही, साथ ही साथ सफल विजेता भी थे। उसके अलावा जो है वो अपनी प्रजा के लिए क्या थे? अच्छे शासक भी थे। ठीक, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे केंद्रीय शासन के बारे में। क्या पढ़ेंगे? केंद्रीय शासन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। राज्य की शासन व्यवस्था के प्रधान शिवाजी थे। कहने का मतलब ये है कि जो आपका मराठा साम्राज्य था, यानी शिवाजी का जो राज्य था, उसकी जो शासन व्यवस्था थी, वो आपके शिवाजी के हाथ में थी। ठीक है, शिवाजी ही जो थे सबसे मुख्य थे, प्रधान थे, यानी सबसे हेड थे। राज्य की सर्वोच्च शक्ति उनके हाथों में थी, यानी राज्य की जितनी भी शक्तियां हैं सब शिवाजी के ही अंडर में थी। शिवाजी निरंकुश थे, यानी शिवाजी क्या थे? निरंकुश थे, परंतु अत्याचारी राजा नहीं थे। यानी कहने का मतलब ये है कि शिवाजी निरंकुश थे लेकिन अत्याचारी नहीं थे। कहने का मतलब क्या है कि शिवाजी बहुत ही टफ तो थे, यानी बहुत निरंकुश का मतलब ये कहते हैं कि जिनके अंदर क्या हो, लोगों के प्रति मतलब कि प्रेम न हो, ये कह सकते हैं। लेकिन कहने का तात्पर्य क्या है ना, कि वो निरंकुश थे लेकिन अत्याचारी नहीं थे। मतलब अगर कोई गलती करता है या कोई जो है क्राइम करता है, तो उसके प्रति वो क्या करते थे? कड़ी से कड़ी उसको सजा देते थे। अच्छे के प्रति अच्छा व्यवहार करते थे, बुरे के प्रति वो बुरा व्यवहार करते थे। इसलिए शिवाजी को अत्याचारी राजा नहीं कह सकते हैं। वह शक्ति का प्रयोग जनता की भलाई के लिए करते थे। उनकी जो शक्तियां थी, वो उसका मिसयूज नहीं करते थे, बल्कि उन शक्तियों का प्रयोग वो अपनी ही जनता की अच्छाई के लिए करते थे, उनकी भलाई के लिए करते थे। आई बात समझ में? राजा की सहायता के लिए 8 मंत्रियों का मंडल था, जिसे अष्ट प्रधान कहते हैं। ये बहुत ही मेन है।
यानी आपके शिवाजी की सहायता के लिए, यानी शिवाजी का जो राज्य था उसको अच्छे से संचालित करने के लिए, अच्छे से चलाने के लिए उन्होंने 8 मंत्रियों का गठन किया था। यानी 8 मंत्रियों का उन्होंने बनाया था, जिसको क्या कहा गया, अष्ट प्रधान कहा गया। ठीक, तो अष्ट प्रधान में 8 मंत्री थे जो अलग अलग जो है आपके डिपार्टमेंट को वो देखते थे। कौन कौन से थे वो हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे जो पहले थे वो थे आपके पेशवा। ठीक, ये आपके 8 मंत्री थे जिन्हें अष्ट प्रधान कहा गया, वही हम देख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले जो थे वो पेशवा थे, और पेशवा क्या है, आपके सबसे मुख्य थे। आएगा समझ में? तो देखिएगा, पेशवा जो है वो आपके प्रधानमंत्री कहलाते थे। ठीक है, दूसरा जो है वो है अमात्य। आपका जो अमात्य मंत्री है वो वित्त मंत्री कहलाते थे। यानी जो आपके प्रधानमंत्री थे वो पेशवा कहलाते थे, आपके जो वित्त मंत्री थे वो अमात्य कहलाते थे। अब वित्त मंत्री फाइनेंशियल होते हैं, तो जितना भी आपका फाइनेंस से, यानी जितना भी वित्त से संबंधित चीजें था वो इनके अंडर में होता होगा, है ना। चलिए अगला देखते हैं, मंत्री। तो दैनिक कार्य के लिए क्या था, मंत्री थे। ठीक, अगला है आपके धार्मिक कार्य, यानी धार्मिक से संबंधित जो भी कार्य थे वो पंडित राव देखते थे। ठीक, अगला है आपका पत्र व्यवहार का जो भी लेखा जोखा है, या जो भी उनका वर्क है, जो भी पत्र व्यवहार से संबंधित कार्य थे वो आपके चिटनीस देखते थे। ठीक है, अगला है आपका सुमन। ठीक, विदेश मंत्री सुमन। अगला है आपका सेनापति, यानी सैनिकों की जो नियुक्ति करते थे वो आपके सेनापति थे। लास्ट है आपका 8वां न्यायाधीश। ठीक, ये आपके न्यायाधीश जो न्याय लोगों का जो भी आपका मैटर रहता था उसको वो सॉल्व कराते थे। तो हमने अष्ट प्रधान के बारे में देख लिया। अब हम देखेंगे प्रांतीय शासन के बारे में। ठीक, चलिए देखते हैं प्रांतीय शासन क्या है। शिवाजी ने अपने राज्य को 4 प्रांतों में बांटा था। स्वराज प्रदेश का प्रबंध स्वयं करते थे। अन्य प्रांतों में एक सूबेदार था। देखिएगा, प्रांत क्या होता है, मान लीजिए राज्य है, स्टेट है आपका, जैसे आज के टाइम में स्टेट है, तो स्टेट में आपके क्या होते हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट होते हैं, यानी अलग अलग जिला होते हैं। फिर जिला में आपका क्या होता है, तहसील होता है, फिर आपका क्या होता है, सिटी होता है, फिर आपका टाउन या फिर कस्बा, फिर गांव, इस तरीके का होता है ना। तो सेम उस टाइम पे यही था कि राज्य थे, फिर राज्य से अलग अलग आपके जिलों में बटे हुए थे। तो सेम उस टाइम पे क्या था कि जो शिवाजी का जो राज्य था वो 4 प्रांतों में बटा था। कितने प्रांत में, 4 प्रांत में। ठीक है, स्वराज प्रदेश का प्रबंध स्वयं करते थे, यानी जो शिवाजी का स्वयं का जो भी आपका प्रांत था उसका वो प्रबंध क्या करते थे, खुद ही करते थे। लेकिन जो अन्य 3 प्रांत थे उसमें क्या थे, सूबेदार को उन्होंने रखा था। ठीक है, अब हम देखेंगे अगला है स्थानीय शासन। स्थानीय शासन क्या है उसको देख लेते हैं। प्रत्येक प्रांत को कई परगनों में तथा परगनों को ग्रामों में बांटा गया। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम का मुखिया पटेल कहलाता था। देखिएगा, प्रांत को क्या हुआ, अलग अलग परगनों में बांटा गया। जैसे कि हम हमारे टाइम पे क्या है, राज्य को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में बांटा जाता है, उसी प्रकार से जो आपका प्रांत है यानी डिस्ट्रिक्ट को अब अलग अलग शहर में बांटा गया। ठीक, शहर के बाद आपके परगनों, यानी शहर के बाद क्या आएगा, आपका कस्बा हो सकता है, या तो आप ये कह सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट के बाद आपका तहसील में, तहसील के बाद आपका जो है गांव में, है ना। तो वही चीज है। तो सबसे पहले देखिएगा, प्रत्येक प्रांत को कई परगनों में बांटा गया। फिर परगनों के बाद क्या हुआ, ग्रामों में बांटा गया। यानी सबसे पहले आपका जो है प्रांत थे, ठीक, प्रांत के बाद किसमें बटा, आपके परगनों में बटा। परगनों के बाद आपका ग्राम में बटा। ठीक है, और जो आपका ग्राम है यानी गांव है वो शासन की सबसे छोटी इकाई थी। यानी जैसे आज के टाइम पे क्या है, हमारा इंडिया है, इंडिया किस में बटा हुआ है, आपकी स्टेट में बटा हुआ है। फिर स्टेट से क्या है आपका डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट से क्या है आपका
जो है तहसील के बाद क्या है आपका ग्राम पंचायत है। अब ग्राम पंचायत के क्या बाद है आपका गांव है। तो जिस प्रकार से गांव सबसे छोटी इकाई है उसी प्रकार से उस टाइम पे आपका ग्राम क्या था, शासन की सबसे छोटी इकाई थी। और जो ग्राम का मुखिया होता था, जैसे आज के टाइम पे गांव का जो मुखिया है वो सरपंच होता है, सेम उस टाइम पे जो आपका ग्राम का मुखिया था वो पटेल कहलाता था। ठीक है, क्या पटेल कहलाता था। देखिएगा, चीजों को समझिएगा। अभी आप यहाँ पे अच्छे से पढ़िए, फिर यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो मैं आपको, जैसे ही आपका थर्ड चैप्टर कंप्लीट होगा तो पहला है जो आपका चैप्टर यानी 1 2 3 का जो जितना भी क्वेश्चंस बना हुआ एग्जाम में, मैं आपको उसको करवा दूंगी। ओके, चलिए अब हम देखते हैं सैनिक व्यवस्था कैसी थी। सैनिक व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं। शिवाजी की सेना का संगठन मुगल सेना की अपेक्षा कहीं अधिक अच्छी थी। शिवाजी का सैन्य संगठन निम्न है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे तुलना किया जा रहा है कि जो शिवाजी की सेना का संगठन था वो मुगल सेना की अपेक्षा बहुत ही अच्छी थी। अब कैसी क्या क्या संगठन थे वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो पहला है आपका अश्व सेना का विश्व महत्व था। अश्व सेना, अश्व मीन्स क्या होता है, घोड़ा। तो आपके जो अश्व थे यानी जो घोड़ा है वो जो है युद्ध में बहुत ही ज्यादा इनका महत्व था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे तोप वगैरह तो थे लेकिन उस लेवल पे नहीं थे, है ना। अस्त्र शस्त्र थे लेकिन जिन जो रोल आपके घोड़ों का होता था वो और किसी चीज का नहीं था। जैसे अगर उनको युद्ध करना है, ठीक है, तो वो अपने पैरों से इतना फास्ट नहीं कर पाएंगे या फास्ट नहीं दौड़ पाएंगे जितना वो घोड़े पे बैठ के करेंगे, मतलब कि दौड़ेंगे, है ना। घोड़े की हेल्प से वो जितना अच्छे से युद्ध कर लेंगे वो अपने वो स्वयं दो पैरों पे उनकी हेल्प से नहीं कर पाएंगे। ठीक। और क्या है आपके घोड़े पे वो अधिक प्रकार के जो उनके अस्त्र शस्त्र हैं वो भी उस पे रख सकते हैं और वो युद्ध स्थल तक आराम से पहुंचा सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो जो आपके घोड़ा है वो युद्ध में, ठीक है, यानी सैनिक व्यवस्था में उसका बहुत ही अहम रोल था। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। किलों का प्रबंध बहुत अच्छे से करते थे। शिवाजी के राज में 240 किले थे जिसमें रायगढ़, तोरण तथा प्रतापगढ़ के दुर्ग अधिक प्रसिद्ध थे। यानी सैनिक व्यवस्था के अंतर्गत क्या था आपका कि मराठा साम्राज्य में जो आपके किला है उनका भी प्रबंध बहुत अच्छे से करते थे। शिवाजी की जो राज्य है ना उसमें लगभग 240 किले थे। तो उसमें से जो बहुत फेमस है वो आपका रायगढ़ का किला है। रायगढ़ का किला क्या था, जिसमें इनका राज्याभिषेक हुआ था। और रायगढ़ का जो किला है वो कैसे बना था, नेक्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था जब तोरण किले पे उन्होंने हमला किया था। तो जितना वहां से उनको धन मिला था उसी धन से इन्होंने रायगढ़ का किला का निर्माण कराया था। ठीक है, प्रतापगढ़ का दुर्ग, ये सब क्या है, प्रसिद्ध किले हैं। चलिए आगे देखते हैं। सेना में अनुशासन के नियम कठोर थे। यानी आपका जो सैनिक व्यवस्था था उसमें बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन था। अब अगर डिसिप्लिन रहेगा यानी अनुशासन रहेगा तो चीजें क्या होंगी, बिल्कुल सही होंगी, है ना। अगर आपके स्कूल जैसे मान लीजिए कोई क्लास है आप लोग को पढ़ाना है, अगर आप डिसिप्लिन बना के रखेंगे बच्चों में तो क्या होगा, बच्चे जो है अधिक अच्छे से रूल फॉलो करेंगे, उनके अंदर अच्छी अच्छी बातें आएंगी। अगर वहीं पे अनुशासनहीनता वाली क्लास है तो वहां पे बच्चे क्या होंगे, अनुशासनहीनता वाली करेंगे, है ना, हैबिट हो जाएगी उनकी। चलिए आगे देखते हैं। शिवाजी ने गुरिल्ला युद्ध नीति यानी छापा मार नीति को अपनाया था। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। शिवाजी ने कैसी नीति अपनाई थी, गुरिल्ला युद्ध नीति यानी छापा मार नीति को अपनाया था। अब हम अगला देखते हैं कि मराठा साम्राज्य में आय का क्या साधन था। ठीक है, हालांकि सभी को पता है टैक्स ही होते हैं जो साधन होते हैं, इनकम का जो सोर्स होता है वो टैक्स के थ्रू ही होता है। तो हम देख लेते हैं। शिवाजी की भूमि कर व्यवस्था में किसान सीधे राज्य को ही लगान देते थे। यानी शिवाजी के टाइम पे जो है किसान जो होते थे ना वो सीधा राज्य को ही लगान देते थे, उनके बीच में कोई मीडिएटर नहीं होता था। भूमि कर सुविधा अनुसार नगद या अनाज के रूप में दिया जा सकता था। यानी जो आपका भूमि कर था वो किसान अपनी सुविधा अनुसार वो जमा कर सकते थे, चाहे वो कैश जमा कर दे यानी नकद दे दे या तो फिर वो अनाज यानी उनके यहाँ जो भी फसल हो रही है उसको दे दे या फिर वो पैसे दे दे, वो आप अपने सुविधा के अनुसार किसान दे सकते थे। ठीक है, अब हम देखेंगे न्याय व्यवस्था।
तो शिवाजी की न्याय व्यवस्था बहुत विकसित नहीं थी, परंतु शिवाजी अपनी प्रजा के दुख सुनने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। कहने का मतलब ये है कि शिवाजी जो है, उनकी जो न्याय व्यवस्था थी वो बहुत ज्यादा डेवलप नहीं थी, विकसित नहीं थी, लेकिन फिर भी अगर उनके राज में प्रजा बहुत दुखी में है या फिर उनको कोई समस्या है, तो शिवाजी क्या करते थे कि उनकी दुखों को हमेशा वो सुनने के लिए तैयार रहते थे, उनकी समस्याओं को वो सुनने के लिए हमेशा वो तैयार रहते थे। ठीक। राज्यद्रोह के अपराध में ब्राह्मण को भी कठोर दंड दिया जाता था, यानी राज्यद्रोह में अगर कोई अपराध करता है, चाहे वो जिस भी कैटेगरी का, चाहे वो ब्राह्मण ही हो, सभी को इक्वली क्या किया जाता था, कठोर दंड दिया जाता था। ठीक। चलिए देखते हैं निष्कर्ष, यानी जितना हमने पढ़ा शिवाजी के जितनी भी व्यवस्थाएं थी उसके बारे में कितना हमने निष्कर्ष निकाला या क्या रिजल्ट है उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिएगा, शिवाजी महान थे ये तो सभी को पता है। उन्होंने भारतीय समाज की नई चेतना और शक्ति प्रदान की और मराठा राष्ट्र का निर्माण किया, यानी उन्होंने क्या किया कि मराठा साम्राज्य का निर्माण किया। मराठा उन्हें भगवान की प्रतिनिधि मानते थे, जिसने उन्हें मुसलमानों की दासता से मुक्त कराने के लिए जन्म लिया। देखिए, आपको पता होगा कि आज के टाइम में भी मुंबई में जो है ये जो है छत्रपति शिवाजी को पूजा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे लोगों की बहुत हेल्प की थी। उन्होंने जो है मुसलमानों से उनको आजादी दिलाई थी, है ना। बहुत ये भावी और बहुत ही वीरता वाले जो ये थे शिवाजी, बहुत ही महान शासक थे ये कह सकते हैं। तो उसके बाद फिर शिवाजी का चरित्र बहुत ऊंचा था, वे बड़े ही धार्मिक मनोवृत्ति के पुरुष थे, यानी शिवाजी का जो चरित्र था वो बहुत ही उच्च लेवल का था और वह धार्मिक मनोवृत्ति के पुरुष थे। ठीक। अब यहाँ पे हमने पूरा शिवाजी के बारे में पढ़ा, क्या क्या उनकी व्यवस्था थी, क्या क्या चीजें थी। अब हम देखते हैं 18वीं शताब्दी में भारत की स्थिति, यानी जो आपकी 18th सेंचुरी थी उसमें भारत की क्या स्थिति थी। ठीक है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ साम्राज्य जो होता है उसी के टाइम पे, देखिएगा एक बात समझिएगा, जब आपका मराठा साम्राज्य था और वहीं पे मुगल का भी शासक था, सॉरी मुगल का भी शासन था, ये तो आप लोगों को पता है। तो उसी टाइम पे क्या होता है ना, उसी टाइम पे जो है, जो हम विदेशी देश के लोग हैं, जैसे कि आपका पुर्तगाली हो गए, अंग्रेज हो गए, डच के लोग हो गए, उस समय वो हमारे भारत पे क्या करने लगे, आक्रमण कर, सॉरी आक्रमण नहीं, व्यापार के बहाने वो हमारे भारत में घुसने लगे। ठीक। तो अब हम यही पढ़ेंगे कि हमारे भारत में यूरोपीय कंपनियों का कैसे आगमन हुआ। ठीक। अंग्रेज का कैसे आगमन हुआ, फिर उन्होंने धीरे धीरे करके हमारे भारत को किस प्रकार से अपनी जो है शिकंजे में कर लिया और हम कैसे 200 साल तक उनके बंधक बने रहे, हाँ, यानी उनके गुलाम थे। तो वही चीज अब हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं कि 18वीं शताब्दी में फिर भारत की स्थिति कैसी थी। जब मराठा साम्राज्य बिल्कुल आपका, उनकी जो शक्तियां थी वो सब उनका दमन हो गया, मराठा साम्राज्य बहुत कमजोर पड़ गया। ठीक। तो मुगल साम्राज्य में जो है कुछ ऐसे शासक थे जिन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों को अपना पनाह दिया, जिसका बहुत ही बुरा असर हमारे भारत पे पड़ा, और उन्हीं सब की वजह से क्या हुआ कि 200 सालों तक हमें अंग्रेजों का गुलाम रहना पड़ा। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। 18वीं शताब्दी के आरंभ में भारत के विभिन्न भागों में देसी और विदेशी शक्तियों के छोटे बड़े राज्य स्थापित होने लगे, यानी जो आपकी 18वीं शताब्दी का जब शुरुआत होता है, तो भारत के अलग अलग भागों में क्या हुआ कि अलग अलग जो विदेशी लोग थे उन सब का क्या हुआ कि छोटा बड़ा राज्य स्थापित होने लगा। अभी हम यहाँ पे ऐसे पढ़ लेते, जब हम चैप्टर 4 डिस्कस करेंगे ना, तो वहां पे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि पुर्तगाली ने कहाँ कहाँ अपना निवास स्थान बनाया या उन्होंने कौन कौन से राज्य स्थापित किए। ठीक है। तो चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे। उत्तर भारत की ओर से विदेशी आक्रमण होने लगे, यानी जो भारत का उत्तर भारत वाला पोर्शन है वहां से क्या हुआ कि विदेशी आक्रमण होने लगा। ठीक।
चलिए, 1739 में नादिर शाह के आक्रमण ने मुगल साम्राज्य की जड़ें हिला दी। यानी जब मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ रहा था, उस समय 1739 में नादिर शाह ने आक्रमण किया, जिससे क्या हुआ कि मुगल साम्राज्य बहुत ही कमजोर हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर 1761 में अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण से मराठों का अस्तित्व समाप्त हो गया। अभी मैंने आपको बताया कि वो जो टाइम चल रहा था, वो मुगल साम्राज्य भी एक तरफ था, एक तरफ मराठा था। और मराठा और मुगल में ही क्या था, मतभेद था, है ना। शिवाजी को किसने जो है मतलब शिवाजी को किसने अपने राज में बुलाया था? आपके मुगल साम्राज्य का ही शासक बुलाया था। जो उन्होंने क्या किया कि जब उनका सम्मान नहीं किया गया, उन्होंने जब आवाज उठाई इसके प्रति, तो उनको कैदी बना दिया गया। और वो क्या होते हैं, वहां से फलों की टोकरी में बैठ के बाहर आ जाते हैं। तो वही चीज यहाँ पे कहा जा रहा है कि मुगल साम्राज्य एक तरफ था, एक तरफ मराठा था। तो मुगल साम्राज्य में तो 1739 में नादिर शाह ने आक्रमण करके उसको बिल्कुल खोखला कर दिया। और आके मराठा जो है, मराठा साम्राज्य, उसमें जो है 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण करके मराठों का जो अस्तित्व था उसको समाप्त कर दिया। ठीक। साथ ही यूरोपीय कंपनियों ने भारत में अपना प्रभुत्व जमा दिया। जब भारत के लोग कमजोर पड़ गए, है ना। जब अगर आपके घर, आप ऐसे ही सोच लीजिए, अगर आपकी फैमिली है, ठीक, अगर आपके फैमिली में यूनिटी ही नहीं है, अगर फैमिली के मेंबर एक दूसरे का साथ ही नहीं दे रहे हैं, एक दूसरे के प्रति उनके अंदर मतलब द्वेष है, जलन है, तो क्या होगा कि बाहरी फायदा उठाएगा ही। सेम वही चीज हमारे भारत के साथ भी हुआ। भारत के जो राज्य के शासक थे, वो आपस में ही भिड़ रहे थे, है ना, वो अपने ही धुन में खोए हुए थे, जिसका लाभ जो है यूरोपीय कंपनी ने उठाया, या तो ये कह सकते हैं विदेशी जितने भी थे, उन्होंने इस चीज का फायदा उठाया और हमारे भारत में घुसपैठ कर लिए। ठीक। चलिए, तो साथ ही यूरोपियन कंपनियों ने भारत में अपना प्रभुत्व जमा लिया। मुगल शासक जहांगीर ने पुर्तगाल व इंग्लैंड की कंपनियों को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी। आपका जो मुगल शासक था ना, जहांगीर, उसने क्या किया कि पुर्तगाल के लोगों को और इंग्लैंड की जितनी भी कंपनियां थी, उनको क्या किया कि अपने भारत में व्यापार करने की परमिशन दे दी। जिससे क्या हुआ, यहीं से, इसी जगह से आपका जो है धीरे धीरे विदेशी हमारे भारत पे कब्जा करने लगे। मुगल शासक लोग की ही देन है, या फिर ये कह सकते हैं मुगल साम्राज्य की ही देन है, जो हमारा भारत 200 सालों तक गुलाम था। ठीक। यूरोप के देश विकास कार्यों में प्रगति कर रहे थे। यानी जो यूरोप के देश थे या अन्य विदेशी जितने भी देश थे, वो तो आपके विकास कर रहे थे, यानी डेवलप कर रहे थे। लेकिन हमारा भारत क्या था, राजभोग की विलासिता में लगे थे। यानी हमारा भारत को अपनी ही धुन में खोया हुआ था, उसको आगे पीछे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, क्या हो रहा है क्या नहीं, कैसे क्या। ठीक। 18वीं में भारत में व्यापार और वस्तु निर्माण का विस्तार होता रहा, किंतु यूरोपीय देशों की तुलना में भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि अन्य मामलों में भी पिछड़ा ही रहा। कहने का मतलब ये कि 18वीं शताब्दी में भारत में क्या हुआ कि व्यापार तो हो ही रहे थे, वस्त्र निर्माण का विस्तार तो हो ही रहा था, लेकिन अगर हम ये देखें कि यूरोपीय देशों की तुलना में जिस प्रकार से यूरोपीय देशों में जो है हर एक क्षेत्र में विकास हुआ, हमारे भारत में कुछ भी नहीं हुआ। हमारा भारत हर जगह से पिछड़ गया था। ठीक। मुगल शासक वर्ग ने अपनी दिलचस्पी तत्कालिक महत्व की बातों और विलासिता में रखी, जिसके द्वारा भारत को 200 वर्षों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा। जो आपके मुगल शासक के वर्ग के लोग थे, उन्होंने अपना इंटरेस्ट किसमें लगाया, जो उस समय विलासिता थी, यानी ड्रिंक करना और डांस देखना, ये सब चीजें जो भी उस टाइम की आपकी मनोरंजन का शासन था, मनोरंजन का साधन था, वो उसी में व्यस्त थे। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक तो उन्होंने जो है अंग्रेजों को भी शय दे दिया था, है ना। तो इससे क्या हुआ कि हमारा भारत जो है 200 वर्षों तक विदेशियों के गुलामों की जंजीर में जकड़ गया। ठीक है। ये तो आपकी स्टोरी थी कि क्या कैसे हुआ। अब हम एक बार ये देख लेते हैं कि आपके मराठों का पतन कैसे हुआ, यानी मराठी जो आपके मराठा के लोग थे, उनका कैसे जितना भी चीजें था वो समाप्त कैसे हो गया, है ना।
तो ये हम देख लेते हैं। तो एकता का अभाव यानी उनके अंदर यूनिटी की कमी आ गई। ठीक, एक दूसरे से वो यूनिटी नहीं थी उनके अंदर, यानी सब अपना अलग अलग हो गए। ठीक, एकता बिल्कुल नहीं थी। इसका फायदा जो है लोगों ने उठाया। दृढ़ संकल्प का अभाव यानी उनके अंदर ये नहीं था कि दृढ़ संकल्प नहीं था, यानी उनके अंदर ये नहीं था कि अगर वो कोई चीज ठान ले तो वो कर लो, वो बिल्कुल इन सब चीजों का उनके अंदर ये कमी थी। योग्य नेतृत्व का अभाव यानी उनके अंदर उनके उनके यहाँ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो जिनका नेतृत्व अच्छा हो, यानी कोई नेतृत्व करने वाला ही नहीं था। इस वजह से भी मराठों का पतन हुआ। अगला है आपका दूरदर्शिता और कूटनीतिक अयोग्यता। ठीक है, अगला है आपका आदर्शों का त्याग। ठीक, अगला है आपका दोषपूर्ण न्याय संगम। अगला है आपका भारतीय राज्यों की शत्रुता, यानी जो भारत राज्य के जितने भी शत्रु थे उनकी वजह से भी मराठों का पतन हुआ। और अगला है आपका अंग्रेजी की सार्वभौमिकता, यानी अंग्रेजों को ज्यादा महत्व दिया गया, इसकी वजह से भी मराठों का पतन हुआ। आई बात समझ में? अब हम देख लेते हैं कि कुछ चीजें हैं वो क्या होता है। कबूलियत एक वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है वो देख लीजिएगा। किसानों द्वारा अपनी भूमि एवं उस पर देय लगाना का वितरण सरकार को देने को कबूलियत कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि किसानों द्वारा जो भी उनकी भूमि है उस पर जो देय लगता है, ठीक, उसी का जो विवरण है वो सरकार को देना ही कबूलियत कहा जाता है। ठीक, शिवाजी की जो राजधानी थी वो आपका रायगढ़ था। ठीक, यहीं पे इनका जो है होता है, राज्याभिषेक होता है। अगला है मराठों का सर्वाधिक उत्थान किसने किया था, यानी मराठों में सबसे ज्यादा मराठा साम्राज्य को कौन विकास किया, यानी कौन ज्यादा उसका प्रोग्रेस किया, तो कौन किया? शिवाजी ने। ठीक, और शिवाजी के शासन के टाइम में या शिवाजी के टाइम ऑफ पीरियड में, या तो ये कह सकते हैं शिवाजी के काल में ही मराठों का जो है बहुत ही तेजी से उत्थान हुआ था। ठीक, जब इनकी मृत्यु हो जाती है, इनके बाद योग्य शासक खत्म हो जाते हैं, तो धीरे धीरे आपके मराठों का पतन हो जाता है। ठीक, तो ये स्टोरी थी आपके मराठा साम्राज्य की। और आपको यहाँ पे इतना ही पढ़ाया गया है जितना आपके बीटीसी के, ठीक है, थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस से संबंधित है। अगर आप पढ़ने भी जाएंगे मराठा साम्राज्य के बारे में तो बहुत ही चीजें हैं, ठीक, बहुत ही लेंदी है, तो उतना तो हमें पढ़ना नहीं है बीटीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो जरूरी है वो मैंने आपको पढ़ाया। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास को यही एंड करते हैं। और आप लोगों से एक बहुत ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को देखते तो हैं बट ना तो शेयर करते हैं, ना तो कमेंट करते हैं, ना तो लाइक करते हैं। मैंने आपको बार बार बोला, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है और चीजें समझ में आ रही है तो हमें आप कमेंट करके जरूर बताइए। निगेटिव पॉजिटिव सभी प्रकार के फीडबैक आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये वीडियो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें, ताकि जो अदर बच्चे हैं वो भी आराम से पढ़ सकें। हम आप ही के लिए इतनी मेहनत करते हैं, वरना हम लोग को फिर मिल क्या था, फ्री में हम लोग आपको हर चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। हमने ये भी कहा है कि हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, और सिर्फ एक हफ्ते और उसके बाद आपको नोट्स हम प्रोवाइड करने लगेंगे। आपकी समावेशी शिक्षा शैक्षिक मूल्यांकन की नोट्स कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको अभी ही ये नोट्स चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए। हम अपने पीडीएफ जो है टेलीग्राम आईडी पे आपको हम प्रोवाइड करा देंगे, यानी जो आपकी नोट्स की पीडीएफ है वो हम आपको टेलीग्राम आईडी पे प्रोवाइड कर देंगे। एक हफ्ते का समय चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे सारे नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो बस अब चलिए क्लास को यही एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। मन लगा के पढ़ाई करते रहिए ताकि बैक ना लगे। ठीक है, ओके, क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू।